A man on the top of a vertical tower observes a man on the top of a vertical tower observes a car moving at a uniform speed. Observes a car moving at a observes a car moving at a uniform speed coming directly moving at a uniform speed coming directly towards it directly towards it coming directly towards it. Full stop. If it takes 9 minutes for the angle of depression, if it takes 9 minutes for the angle of depression, 9 minutes for the angle of depression to change from 45 degree to 60 degree. How soon after this? How soon after this will the car reach the tower? Will the car reach the tower? Question mark. Give your answer to the nearest second. और ये भी दे रखा है √3 इज इक्वल टू 1.73. ये हमको यूज करना है. अब देखिएगा. हाँ जी. अब इसमें देखिएगा. A man on the top of the tower. A man on the top of a vertical tower observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it. ठीक है. If it takes 9 minutes for the angle of depression to change from 45 degree to 60 degree, how soon after this will the car reach the tower? Give your answer to the nearest second. तो देखिएगा. यहां पर मान लीजिए कि ये एक टॉवर है. इस टॉवर के टॉप पर एक आदमी खड़ा हुआ है. टॉवर वर्टिकली है. तो टॉवर वर्टिकली है तो इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा. और अब वो बोल रहा है man on the top of a vertical tower observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it. मतलब कि एक कार है जो यूनिफॉर्म स्पीड पर इस टॉवर की तरफ चलती हुई आ रही है. ठीक है. If it takes 9 minutes for the angle of depression to change from 45 degree to 60 degree, तो आप ये देखिएगा. अगर ये एक कार है, ये टॉवर है, उधर से कार आ रही है, इधर से कार आ रही है. अब यहाँ पर जब कार थी तो इस आदमी ने जो यहाँ पर खड़ा हुआ है उसने जब इस कार को ऑब्जर्व करा, कार जो यहाँ पर थी, तो बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन था 45 डिग्री. और आप खुद देखते रहिए जब ये 45 डिग्री है तो इसका मतलब ये भी 45 डिग्री होगा. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. उसके बाद क्या हुआ कि ये धीरे धीरे कार बढ़ती हुई यहाँ पर आ गई. तो जैसे जैसे हम टॉवर के पास जाएंगे तो ये वाला एंगल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर? ये बढ़ गया 60 डिग्री. तो वो बोल रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री से बढ़कर हो गया 60 डिग्री.
ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों इक्वल होते हैं। बताइए जी, इतना क्लियर है? यस सर। दिवस बताइए, समझ गए इतना? यस सर। ठीक है जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। उन्होंने बोला कि 45 डिग्री से 60 डिग्री तक एंगल होने में कार यहां से यहां तक आने में कार लेती है 9 सेकंड का टाइम। यहां से लेकर और यहां तक जाने में वो 9 सेकंड का टाइम लेती है। 9 मिनट्स। हाँ 9 मिनट, अच्छा 9 मिनट्स है क्या? हाँ 9 मिनट्स है। फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 45 टू 60 डिग्री, हाउ सून आफ्टर दिस विल द कार रीच द टॉवर? तो ये वाली जो दूरी है ए बी सी डी, ये हो गया यहां से लेकर यहां तक 9 मिनट्स। वो पूछ रहे हैं सी से लेकर बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। इस टाइम को टी बोल दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने कि ये टी बताना है। तो देखिएगा यहां पर क्या करना है हमको। वो बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, यानी कि स्पीड तो कांस्टेंट रहने वाली है, तो स्पीड को कुछ मान लेंगे और टाइम के टर्म्स में निकालेंगे हम किसको, डिस्टेंस को। डिस्टेंस क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पर tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे लेंथ की ही तो जरूरत पड़ेगी, और लेंथ क्या होता है? लेंथ होता है डिस्टेंस। तो हम कहेंगे कि let the uniform speed, let the uniform speed with which the car moves be x किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर हुई, तो तो फ्रॉम डी टू सी, फ्रॉम डी टू सी distance is equal to speed into time। बेटा यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि स्पीड जो है इट इज स्पीड इज नॉट गोइंग टू चेंज, यानी कि जो स्पीड आपकी डी से सी तक है वही स्पीड आपकी सी से डी तक रहेगी, यानी कि थ्रू आउट आपकी स्पीड सेम रहेगी। उस सेम स्पीड को मैंने x किलोमीटर पर आवर मान लिया, तो मैं कहता हूँ फ्रॉम डी टू सी, फॉर्मूला यही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, डी से सी तक के डिस्टेंस को मैं डीसी बोल देता हूँ, भाई लेंथ है डीसी, तो डीसी इज इक्वल टू, बेटा स्पीड कितनी है x और टाइम कितना लगा है उसको यहाँ से यहाँ तक 9 मिनट। तो 9 मिनट का मतलब क्या हो गया, 9/60 सेकंड्स, यानी कि 3 3 जा 9 और 3 20 जा, तो डीसी इज इक्वल टू 3x अपॉन 20 मीटर। 3x अपॉन 20 मीटर, ये हो गया डिस्टेंस। उसके बाद बात करते हैं फ्रॉम सी टू बी। फ्रॉम सी टू बी फिर वही चीज है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और सी से बी तक का डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, सी बी इज इक्वल टू, और स्पीड कितनी है, स्पीड है x, और सी से बी तक का जो टाइम है जो इन्होंने पूछा है उसको मैंने t मान लिया, तो x इंटू टी, यानी कि cb इज इक्वल टू एक्स टी मीटर। बताइए कि ये दोनों चीजें क्लियर है, डीसी और सीबी? यस सर। रोहन क्लियर है? अब देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोनों ट्रायंगल्स में यूज करता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी,
in triangle ABC tan 60 degree is equal to AB upon CB. AB upon CB और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई √3. AB तो हाइट ऑफ द टॉवर, तो AB को तो AB ही रहने दो अपॉन CB. CB की वैल्यू क्या है XT. यहां से AB की वैल्यू निकाल लीजिए. AB की वैल्यू हो गई √3 इंटू XT. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. ये हो गई AB की वैल्यू. उसके बाद हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABD. इन ट्रायंगल ABD tan 45 degree is equal to AB upon BB. अब tan 45 डिग्री होता है बेटा 1 और AB तो AB ही है और ये हो गया DB. अभी इसको DB लिखा रहने दो या DB को. चलो एक काम करो, ये DB है ना टोटल, तो इसको आप लिखोगे DC प्लस CB. DC प्लस CB. तो AB इज इक्वल टू, ये DC प्लस CB 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू DC प्लस CB. मतलब AB इज इक्वल टू DC क्या है 3x अपॉन 20 और CB क्या है XT. ये हो गया. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 से भी AB की वैल्यू आती है, इक्वेशन नंबर 2 से भी AB की वैल्यू आती है. तो इक्वेट 1 एंड 2. ठीक है. मैं बेटा ये बता दूं इधर वाला. Yes, sir. बताइए आस्था भव्या, बता दूं इधर वाला. Yes, sir. ठीक है. हाँ, ये ट्रायंगल ABC है ना. तो ट्रायंगल ABC यानी कि सिर्फ इतना सा ABC, ये 60 डिग्री हो गया. 60 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर. जो बचा ये बेस हो गया बेस. तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन CB. AB अपॉन CB. ऐसे ही बढ़ेगा ABD में. ABD में 45 के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर और ये DB पूरा हो गया इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करिए तो 3x अपॉन 20 प्लस XT. 3x अपॉन 20 3x अपॉन 20 प्लस XT इज इक्वल टू √3XT. √3XT. अब आपने यहां भी x है, यहां भी x है, x ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 3 अपॉन 20 प्लस t इज इक्वल टू √3XT. x से x कैंसिल आउट हो गया. फिर 3 अपॉन 20 को एज इट इज रहने दो और इस t को उधर ले जाओ. √3t माइनस t. t कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 20. और अब t को इधर ही रहने दो और ये 3 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू 20. अभी √3 माइनस 1 को रैशनलाइज करने के लिए नीचे भी √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो. तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1. 1. तो 2 हो गया. तो 3 मल्टीप्लाइड बाई √3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 20 यानी कि 40. और 3 मल्टीप्लाइड बाई √3 कितना है 1.73 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 40 है जिसको मैं 4 इंटू 10 लिखूंगा. क्यों लिख रहा हूं अभी समझ जाओगे 2 मिनट में.
1.73 प्लस 1 हो गया 2.73, 3 into 2.73 अपॉन 4 into 10, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 और 2 8, 8.19 अपॉन 4 into 10, 4 2 जा 8, फिर इधर 1 है यानी कि ये 0 आ गया, 19 मतलब 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 19 माइनस 16 कितना हो गया 3 3 0 30, 4 7 जा 28, 30 माइनस 28 2 हो गया 20, 4 5 जा 20, 2.0475 अपॉन 10, तो 0.2047 सेकंड। बेटा कितना आ रहा है इसका आंसर? सर हाँ सर सॉरी सर इस बार एग्जाम में क्या था कि मैंने ऐसे ही बहुत सारे जगह पॉइंट में आंसर निकाल रखे थे, हाँ। लेकिन सर ने हमारे जो मैथ्स वाले सर हैं उन्होंने कहा जब तक क्वेश्चन में पूछा ना जाए कि हमें आंसर इतने डेसिमल प्लेसेस के बाद निकालना है और दिया ना जाए डेसिमल प्लेसेस में निकालना है, जब तक आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। और यहाँ पर भी मैंने पॉइंट्स पे क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ दे रखा है गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट सेकंड, टू द नियरेस्ट सेकंड, तो 0.20475, तो अगर मैं कहूँगा तो 0 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 0.2 सेकंड ही आ रहा है आंसर। ओके सर। ठीक है, बताइए दिवस, क्लियर है ये वाला? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद सर? आपने बोला, हाँ जी बताइए। सर अभी और क्वेश्चन है क्या इसके? एक क्वेश्चन और है, किसी में और है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन और है बेटा अभी। सर ये तुम्हारा डाउट्स थे। ये दिवस का एग्जाम पेपर में आया अभी, दिवस एग्जाम में आया था, ये क्या हुआ है? यस सर, एग्जाम में आया था। ठीक है, तुम्हारा क्या आया था, आंसर यही है? नहीं सर, मेरा गलत था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हाँ, इसमें दे रखा है, मेरे को 5 नंबर का क्वेश्चन था। देखिए जी, नोट करिए। अच्छा मुझे बता दो, सभी को क्लियर है ना, सबको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, सर चलिए जी, ओके। तो देखो जरा, दूसरा क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज find the difference of the areas of two segments of a circle. Find the difference of the areas of two segments of a circle. Two segments of a circle formed by a chord formed by a chord formed by a chord of length 5 centimeter, chord of length 5 centimeter, subtending an angle of 60 degree, subtending an angle of 60 degree at the center. At the center. Also use
pi is equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73. ये दे रखा है इस क्वेश्चन में. Find the difference of the areas of two segments of a circle formed by a chord of length 5 cm subtending an angle of 60 degree at the center. देखिए मुझे दो सेगमेंट्स के एरिया का डिफरेंस निकालना है. तो पहले मैं डायग्राम बनाते हैं इसका. Find the difference of the area of two segments of a circle formed by a chord of length 5 cm subtending an angle of 60 degree at the center. देखिए ये तो सर्कल हो गया. अब ये सर्कल का सेंटर हो गया. मान लीजिए यहाँ पर एक कॉर्ड दे रखी है 5 सेंटीमीटर की. 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, इसको बोल दीजिए AB. Difference of the areas of two segments of a circle formed by a chord of length 5 cm subtending an angle of 60 degree at the center. ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि इस कॉर्ड ने यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना दिया सेंटर पर. 60 डिग्री का एंगल. ठीक है, अब जब ये कॉर्ड 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो हमारे लिए ये क्वेश्चन इन्होंने इतना आसान कर दिया. आप ये देखो 60 डिग्री का एंगल बना रही है ये कॉर्ड सेंटर पर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है. ए बी और सॉरी ओ ए वो है सेंटर, तो ओ ए और ओ बी ये भी आर ये भी आर. ये 60 डिग्री है तो बेटा ये भी 60 हो गए. ये बता दीजिए समझ में आया कि नहीं. Yes, sir. ठीक है, अब ये भी Yes, sir. 60 डिग्री हो गए. इसका मतलब ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. Therefore, triangle OAB is an equilateral triangle. ट्राइंगल OAB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया. अब वो बोल रहे हैं कि दोनों सेगमेंट के एरिया का डिफरेंस निकालना है. यानी कि देखो एक सेगमेंट तो ये बन रहा है नीचे छोटा वाला माइनर सेगमेंट और एक बनेगा पूरा बड़ा वाला. ठीक है, तो आपको क्या करना है, बड़े वाले का जो एरिया निकलेगा उसमें से छोटे वाले का जो एरिया है वो सबट्रैक्ट कर देना है. समझ रहे हैं. बड़े वाला जो सेगमेंट निकलेगा बड़े वाले सेगमेंट के एरिया में से छोटे वाला सेगमेंट का एरिया माइनस कर देना है. तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर देखिएगा, एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एक मिनट रुकिएगी. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, जब
इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। सेक्टर का जो एरिया है उसमें से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या होगा। सेक्टर का एरिया मतलब थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। सेक्टर मतलब ये पूरा टुकड़ा, ये वाला OAB, ये पूरा का पूरा टुकड़ा। अगर इस ट्रायंगल से बस पूरे टुकड़े में से ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये वाला आ जाएगा बस, है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ सेक्टर OAB क्या हो जाएगा 60 अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। अभी जो है कि ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का मेरे को ये नहीं पता कि रेडियस कितना है। ठीक है, तो छोड़िए अभी रेडियस को, छोड़ो, रेडियस की बात बाद में करते हैं, पहले अभी इतना करिए। तो ये पाई आर स्क्वायर 60 अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो ये जो AB है इसकी लेंथ मुझे कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। अभी ये हो गया 66,360, तो पाई/6 इनटू आर स्क्वायर माइनस √3/4 इनटू साइड कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 5 5 जा 25, तो 25 √3 अपॉन 4। ये हो गया मेरे पास क्या, ये मेरे पास इस छोटे वाले सेगमेंट का एरिया आ गया। ठीक है, फिर मैं निकालूंगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मतलब इस AB से ऊपर ऊपर वाले का एरिया, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। पूरा जो सर्कल है, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब देखिए सर्कल का रेडियस मैंने लिया है r, तो सर्कल का एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया हमने ये निकाला पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 25 √3/4। तो जब इसको एक्सपांड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 25 √3/4। अब इसको करो 6 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो गया सर हाँ एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ पे प्लस 25 √3/4 होना चाहिए ना। हाँ प्लस होना चाहिए, Yes. बिल्कुल सही है। हाँ जी, सर मैं भी यही बोल रहा था। ओके, इसका मतलब देख रहे थे यहाँ से। चलिए 5 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 और ये हो गया प्लस 25 √3/4, तो 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 5 पाई माइनस पाई आर स्क्वायर 5 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6, और ये प्लस का था ही। ये बेटा मेरे पास आ गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मुझे क्या निकालना है, मुझे मेजर सेगमेंट में से माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। मुझे निकालना है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स। ठीक है, तो दोनों सेगमेंट के एरियाज का डिफरेंस निकालना है। तो ये आ गया मेजर सेगमेंट का एरिया, और ये वाला एरिया था मेरा माइनर सेगमेंट का। तो मेजर सेगमेंट में से माइनर सेगमेंट आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इधर कर रहा हूं, बताइए जी समझ में तो आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को कुछ? नो सर। रुचिर बता दो।
यस सर। समझ रहे हो? रुचि समझ रहे हो? यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। अब देखिएगा, difference in the areas of two segments difference in the areas of two segments is equal to area of major segment minus area of minor segment। अभी देखिए, मेजर सेगमेंट का एरिया ये निकाला है मैंने, तो 5 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 25 रूट 3 बाई 4 माइनस, अब इसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट करिए, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 25 रूट 3 अपॉन 4, 5 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 25 रूट 3 बाई 4 और माइनस माइनस प्लस का 25 रूट 3 अपॉन 4। 5 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6, 25 रूट 3 बाई 4 प्लस 25 रूट 3 बाई 4 कितना हो गया? 50 रूट 3 बाई 4। भाई रूट 3 बाई 4 तो दोनों में कॉमन नहीं, 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 50। ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या किया जा सकता है? सर हाँ बोलो। सर हम 6 से 4 का यहाँ 6 और 4 कट रहे हैं यहाँ पे ऊपर, तो हम इसे सिंपलीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसे कर दूंगा, 2 टू ज़ा 4 और 2 3 ज़ा। यस ओके, 2 टू ज़ा 4, 225 ज़ा, तो 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 25 रूट 3 बाई 2। अब बाकी सारी चीजें तो ठीक है, पाई की वैल्यू भी डाल दूंगा सब कुछ। आर की वैल्यू कैसे निकालें? रेडियस की, रेडियस की वैल्यू यहां करके दिखा रहा हूं, देखना जरा, रेडियस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। गुड। बेटा कोई बच्चा बता सकता है मेरे को ऐसे ही बिना कैलकुलेट करेंगे रेडियस कितना होगा? सर रेडियस 5 5 होगा क्योंकि सेंटीमीटर ये होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इतना सोचने में टाइम क्यों लग रहा है? रेडियस 5 होगा, इक्विलेटरल सर ट्रायंगल क्या है? रुचिर क्या करते हो? रुचिर यस सर। भाई समझ में आ गया? यस। श्योर है? यस सर। इधर, अच्छा शौर्य है इधर। रुद्रांश, रुद्रांश, रुद्रांश किधर गया? ये रुद्रांश, यस सर। आगे आगे मेरे को लगा रुद्रांश भी नहीं है। चलिए जी, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब रेडियस 5 ही तो हो गया, तो आर की जगह 5 डालिए। 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस है 5, 5 का मतलब क्या हो गया? 5 का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 25 और रूट 3 की जगह डालिए 1.73 अपॉन 2। ठीक है, छोड़ दो, कर लोगे अपने आप? यस सर। दिवस बता दो, यस सर। हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। अब तो हो जाएगा। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी यस सर। हाँ जी बेटा बताओ। सर, रूट्स कभी ऐड नहीं होते ना, चाहे वो इक्वली क्यों ना हो। मतलब जैसे रूट 3 प्लस रूट 3 रूट 6। हाँ सर, मतलब ऐड तो नहीं होते ना। नहीं नहीं नहीं, रूट 3 वो ऐड नहीं होते। रूट 3 प्लस रूट 3 का मतलब हो जाएगा 2 रूट 3। रूट 3 को आप ऐसे मानो जैसे रूट 3 प्लस रूट 3 लिखा हुआ है ना, जैसे x होता है, x प्लस x 2x, इस तरह से। ओके सर। हाँ जी, और बताइए, और प्रोबेबिलिटी का कोई डाउट हो तो बताओ।
या उसके अलावा कोई डाउट हो तो बताओ। सर नहीं पता। हाँ जी पूछ लीजिए। ये वाला क्वेश्चन तो सभी को क्लियर है ना, पाथ बता दो। Yes, sir. तो क्लियर। ओके दीपांशी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है अर्पिता? Yes, sir. ठीक है बताओ बेटा, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। सर हाँ जी बताइए। सर मैंने आपके दूसरे नंबर पे एक क्वेश्चन भेजा था। अभी हाँ अभी बताता हूँ रुको। हाँ मिल गया। सर वो करवा दीजिए। अभी करवा रहा हूँ। अभी कहाँ से क्वेश्चन निकाल के लाना है। अरे कौन भेज रहा है ये इतने खतरनाक क्वेश्चन तुमको? ये तो डीपीएस आर के पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं, ये भी अच्छे खासे लेंथी थे। सर ये प्री बोर्ड में आया था। अच्छा करवा लो अभी। बेटा ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से। दिवस ये वाला हो गया ना वैसे? ये वाला भी नहीं हुआ था क्या एग्जाम में? नहीं सर। तो पढ़ने वाले बच्चे हो। चलिए जी नोट करें क्वेश्चन का, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड the angle of elevation of a cloud from a point h meters from a point h meters above a lake is alpha. Above a lake is alpha. And the angle of depression of the reflection and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake of the reflection of the cloud in the lake is beta. Prove that the distance of the cloud from the point of observation, distance of the cloud from the point of observation, is 2h sec alpha upon tan beta minus tan alpha. चलिए देखिए, the angle of elevation of a cloud from a point h meters above a lake is alpha. From a point h meters above a lake, एक लेक है, उस लेक से h मीटर्स ऊपर हम खड़े हुए हैं, है ना? और वहां से मैं किसी बादल को देखता हूँ, क्लाउड को देखता हूँ, तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है अल्फा। ध्यान से समझना। देखिए ये ऐसा हो गया कि जैसे इधर करूंगा और इधर बिल्कुल अलग ही डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा। पहले डायग्राम किसी भी बच्चे को समझ में ना आए ना तो मेरे को दोबारा पूछ लेना, और डायग्राम समझ में आते ही फिर इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं
बस देखने में थोड़ा अल्फा बीटा खतरनाक लग रहा है ये सैक और टैन, लेकिन बहुत आसान होते हैं ये वाले क्वेश्चन। इनका एक तरीका है करने का, अभी समझाता हूँ। इन क्वेश्चंस में हमको दिमाग में ना एक चीज रखनी है कि कौन सी चीज ऐसी है जो दो केसेस बनेंगे हमेशा, कौन सी चीज ऐसी है जो दोनों केसेस में सेम रहेगी, ये देखना होता है। देखना जरा अभी ना, जैसे कि मैंने अभी एंगल ऑफ एलिवेशन वाला क्वेश्चन देखा था, तो उसमें मैंने देखा था हाइट ऑफ टॉवर वो सेम थी AB। मैंने दो इक्वेशन बनाई थी, उसमें दोनों इक्वेशन में AB और AB था, तो मैंने कहा था इक्वेटिंग इक्वेशन 1 और 2। तो ऐसे ही सेम देखना होता है कि सेम कौन सी चीज है। देखो एक लेक है, लेक मतलब लाइक मतलब एक झील है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो उसमें ऐसा है, ये लेक है। अब लेक से हम हैं थोड़ा ऊंचाई पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक। तो ये लेक है, यहाँ ये लेक का लेवल है, और लेक से h मीटर ऊपर खड़े होकर इस जगह पर मैं बादल को देखता हूँ। यहाँ पर है क्लाउड, ये क्लाउड है। इस पॉइंट को बोल दीजिए A, इस पॉइंट को बोल दीजिए B, ये 90 डिग्री होगा। इस पॉइंट को क्लाउड है ना, C बोल दो, C फॉर क्लाउड। और यहाँ से बेटा, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसका अल्फा। अब उन्होंने बोला from a point h meters above a lake is alpha and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is beta। ये जो लेक है, लेक में कहते हैं कि पानी एकदम शांत होता है, शांत मतलब स्टेबल होता है, स्टेशनरी होता है। तो उसमें क्या होगा कि जो पानी है, द वाटर वाटर विल एक्ट लाइक अ मिरर, ऐसा होगा जैसे कि कोई मिरर है। तो मिरर जैसे कि क्या है, प्लेन मिरर, कर्व मिरर तो नहीं होगा ना, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में इमेज कितना पीछे बनती है, जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज बनती है। तो आप ये देखो कि जितना ये हाइट हो गई, इसको बोलेंगे A B, ये C है, इस पॉइंट को बोल दीजिए D, और इस पॉइंट को बोल दीजिए E। तो ये टोटल CE हो गया। तो जो इसकी इमेज बनेगी ना, इमेज भी इतनी ही हाइट पीछे बनेगी जाकर नीचे इसके। इस पॉइंट को बोल दीजिए बेटा F, और इसी पॉइंट से यहां तक F तक, यानी कि जो क्लाउड की जो इमेज बन रही है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका कितना ज्यादा है, बीटा। जितनी ऊपर की इमेज होगी उतनी ही आगे, उतनी ही नीचे, क्योंकि मैं किसी मिरर से आगे, मैं किसी मिरर से 5 मीटर आगे खड़ा हूं, तो पूरा टोटल 5 मीटर, मिरर से 5 मीटर पीछे मेरी इमेज बनी। बताइए जी, डायग्राम क्लियर है सभी को? यस सर। बताओ श्रीजा, क्लियर है? अर्पिता, Yes, रोहन, sir. यस सर। समझ गए? डायग्राम क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अब देखिएगा, वो बोल रहा है प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वो AC पूछ रहे हैं आपसे कि AC बताइए कि AC इतना होगा। देखो क्या करेंगे अब इसमें, यहाँ पर जब ये ABH है, तो ये जो DP है ये भी H हो गया। अब ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ट्राइंगल CDA की बात करते हैं। Distance of the cloud from the point of observation. Okay. ठीक है। चलो जी, एक काम करो,
मुझे देखकर आप ये बताइए कि दो जो मेरे पास ट्राइंगल बन रहे हैं, तो यह ट्राइंगल सी डी ए, इन ट्राइंगल सी डी ए, आपको क्या करना है, आपको प्रूफ में दिखाई दे रहा है ना tan अल्फा और tan बीटा दे रखा है, बिना कुछ सोचे समझे tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू निकालो। तो tan अल्फा ट्राइंगल सी डी ए में लाई कर रहा है, तो इन ट्राइंगल सी डी ए tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि सी डी अपॉन ए डी, सी डी अपॉन ए डी। अब क्या करेंगे, अब आप एडी की वैल्यू निकालो, एडी क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन tan अल्फा, सी डी अपॉन tan अल्फा, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, सी डी अपॉन tan अल्फा। उसके बाद देखिएगा, फिर मैं बात करता हूं, जैसे ये था ट्राइंगल सी डी ए, अब बात करूंगा ट्राइंगल एफ डी ए। इन ट्राइंगल एफ डी ए, एफ डी ए में ये वाला एंगल है बीटा, इसके सामने वाला क्या हो गया, एफ डी, भाई परपेंडिकुलर tan बीटा इज इक्वल टू एफ डी अपॉन ए डी। यहां से भी एडी की वैल्यू निकाल लो, एडी इज इक्वल टू एफ डी अपॉन tan बीटा, इक्वेशन नंबर 2। और मुझे लगता है आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी, देखो इस ट्राइंगल में भी एडी लाई कर रहा है और इस ट्राइंगल में भी एडी लाई कर रहा है, तो मैंने एडी की वैल्यू निकाली है दोनों इक्वेशन में। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग 1 and 2, मेरी बात समझ गए? यस सर। डॉक्टर समझ रहे हो? यस सर। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप देखो क्या हो जाएगा, एफ डी अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू सी डी अपॉन tan अल्फा। और ध्यान दो कि मुझे निकालना क्या है बेटा, मुझे निकालना है सी डी, मुझे निकालना है, सॉरी मुझे निकालना है ये एसी निकालना है। तो जब हम एसी निकालेंगे तो इसमें ठीक है, सर सी डी भी एच हो जाएगा ना? सी डी एच के हो जाएगा? सर डी ई एच है तो सर वो भी तो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वही जब ए बी एच है तो डी ई एच हो गया, ये तो मान लिया, लेकिन सी डी एच थोड़ी हो जाएगा। चलो एक्सक्यूज नहीं, सर वो सीई है। मेरी बात सुनो, ये सीई है, ये सीई और एफ ई ये दोनों सेम हो गए, समझ गए? बताओ, सीई और एफ ई दोनों सेम होंगे, सीई और एफ ई, ये समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। अब मैं एफ डी जो है वो भी कुछ ऐसे निकालूंगा कि उसमें सीई आ जाए और सी डी भी ऐसे निकालूंगा। तो पहले एफ डी की बात करते हैं, एफ डी क्या हो जाएगा, एफ ई प्लस ई डी, ये एफ डी क्या हो गया, एफ ई प्लस ई डी अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू, ये जो सी डी है, सी डी क्या हो जाएगा, सी ई माइनस ई डी, सीई माइनस ईडी अपॉन tan अल्फा। बेटा ये बता दो, इतना क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर वो मैं बोल रही थी कि अगर सीई एक लाइन है और एंगल डी हमारा 90 डिग्री है, तो सर डीई और सीडी बाइसेक्ट, मतलब कि लाइन सीई बाइसेक्ट नहीं हो गई क्योंकि डी 90 डिग्री है। नहीं, कहाँ हो गया बाइसेक्ट? बाइसेक्ट कैसे हो गया? कुछ तो दे रखी होती ना कंडीशन, कोई कंडीशन थोड़ी दे रखी है। आप ये देखो कि यहाँ पर हम खड़े होकर एक क्लाउड को देख रहे हैं और लेक से h मीटर ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ इस पॉइंट से जब मैं इस क्लाउड को देखता हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है अल्फा, और इसी पॉइंट से जब इस क्लाउड के रिफ्लेक्शन को देखता हूँ लेक में, तो मेरा एंगल बनता है बीटा। तो मैं ये कहूंगा कि क्लाउड लेक के लेवल से जितना ऊंचा है सीई, ठीक है, वो सीई एफई के इक्वल हो जाएगा, सीडी और डीई इक्वल थोड़ी होगा। क्लाउड आदमी तो इधर है, बताइए समझ गए? यस सर। नहीं आया अभी भी समझ में? कुछ और पूछना चाह रहे थे?
नहीं सर, आ गया। आ गया। चलिए अब देखो, जैसे ये एफ डी था, ये एफ से लेकर डी तक की लेंथ, तो इसको मैंने लिख दिया एफ डी को एफ ई प्लस ई डी, एफ ई प्लस ई डी। और इसी तरह से जो सी डी था, सी डी, इसको मैंने लिख दिया सी ई माइनस ई डी। तो देखो ये है मेरे पास एफ ई को हम सीई ही लिख सकते हैं। एफ ई और सीई ये दोनों इक्वल हैं। सीई प्लस, और ये जो ईडी है, ये ईडी क्या है, एच, सीई प्लस एच अपॉन tan बीटा। ठीक है। हाँ, इज इक्वल टू, फिर मैंने क्या करा, सीई माइनस ईडी, तो ये क्या हो गया, सीई माइनस, और ईडी कितना है, एच अपॉन tan अल्फा। यहां तक बता दो, यहां तक क्लियर है। यस सर। चलिए अब ये मेरे पास आ गया एक तरफ एच है, एक तरफ माइनस है, माइनस एच है, एक तरफ सीपी है, इधर भी सीपी है, ये माइनस हो जाएगा। देखो जी थोड़ा सा लंबा होने वाला है, यहां तक करके छोड़ दे इसको, कल करा दूं इसके आगे, ओके सर। इसके आगे कल करा दूंगा। एक्चुअली दूसरे क्लास का टाइम हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा। ओके सर। ठीक है बेटा, इसके आगे कल कराता हूँ मैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। थैंक यू सर। ओके, नमस्ते। थैंक यू सर। ओके।